टैब स्टोरीज। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक शहर के स्लम एरिया में प्रदीप नाम का एक धोबी रहता था। उसकी पत्नी चमेली भी धोबिन थी और वे साथ मिलकर काम करते थे। उनका एक दिनेश नाम का बेटा भी था, जो कि पास के ही चुंगी वाले स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज मेरा पेपर है। ठीक है बेटा, अच्छे से परीक्षा लिखना। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। तेरा पिता तो जीवन भर लोगों के कपड़े ही धोता रह गया, पर तुझे ऐसा नहीं करना है। जी पिताजी। कुछ दिन बाद दिनेश की परीक्षा निपट जाती है और जब उसका रिजल्ट आता है तो वे पूरे जिले में टॉप करता है। उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो आगे की पढ़ाई एक बड़े स्कूल में कर सके। पिताजी, अब मुझे इस सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। पर बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पिताजी, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, फीस की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दिनेश शहर के बड़े स्कूल में जाने लगता है। शुरू के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर वहाँ उसके अमीर दोस्त बन जाते हैं, जिनको वो अपने बारे में झूठ बता देता है कि वो एक अमीर परिवार से है। अरे दिनेश, कल तेरा बर्थडे है ना, तो कल तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर, बताओ क्या खाओगे? इसमें बताना क्या है, हम सब लोग मिलकर किसी बड़े रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहाँ जो भी मन करेगा वो खाएंगे। हाँ ठीक है। दिनेश अपने दोस्तों से पार्टी का वादा तो कर देता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उन लोगों को इतने बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी कैसे देगा। लेकिन उसे अपनी इमेज की इतनी ज्यादा फिक्र थी कि वो अपने पिता से कहता है, पापा, कल मेरा बर्थडे है, तो मुझे अपने दोस्तों को एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देनी है, मुझे पैसे दे दो। बेटा, तू तो जानता है हम लोग गरीब हैं, तो तू उनको बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी क्यों दे रहा है? पेटीज या पेस्ट्री कुछ खिला दे बस। अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? इमेज भी कोई चीज होती है। ये क्या पापा पापा लगा रखा है? अब तक तो तू मुझे पिताजी कहता था। क्योंकि मैं पहले चुंगी वाली स्कूल में पढ़ता था, अब मैं एक शहर के बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। फिलहाल ये सारी बातें छोड़ो और मुझे पैसे दो। कल मुझे पार्टी देनी है उन लोगों को, मेरी नाक मत कटवाना आप। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई पैसे नहीं दे रहा। इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। प्रदीप की ये बात सुनकर दिनेश को गुस्सा आ जाता है और वो नाराज होकर कहता है कि अब वो खाना नहीं खाएगा। अंत में मजबूर होकर चमेली अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जमा कर रही रुपयों की गुल्लक को तोड़ देती है और उन पैसों को उसे देते हुए कहती है, ये ले, वैसे तो मेरे पास और पैसे नहीं हैं, पर भगवान के लिए मैंने ये पैसे जमा किए थे, तू रख ले। थैंक यू मम्मी। अरे ये तुमने क्या किया? जाने दीजिए ना, पहली बार उसने कोई ख्वाहिश की है। प्रदीप को दिनेश की इस हरकत से बहुत दुख होता है, पर उधर दिनेश अपने दोस्तों में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए उन लोगों को एक शानदार पार्टी दे देता है। फिर थोड़े दिन तो सही गुजर जाते हैं, पर एक दिन क्लास में पता चलता है कि स्कूल से मनाली ट्रिप जा रही है। तू मनाली चलेगा ना दिनेश? हाँ सोचूंगा। सोचूंगा क्या होता है? पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसे तो है, पर मैं सोच रहा हूँ समय की बर्बादी होगी, उससे अच्छा पढ़ाई कर लूँ। हमारी पूरी क्लास जा रही है तो तू अकेला बैठ के पढ़ाई करेगा क्या यहाँ? ज्यादा नौटंकी मत दिखा और चुपचाप चल ले। अच्छा ठीक है। दिनेश एक बार फिर अपनी छवि के चलते अपने माता पिता को परेशान करने पहुंच जाता है। पापा, मुझे मनाली ट्रिप पर जाना है। तो जाना, मुझसे क्यों कह रहा है? पैसों के लिए। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। दिनेश, तुझे जरा सी भी लाज आती है कि नहीं? यहाँ तेरे पिता बीमार पड़े हैं और तुझे मनाली जाने के लिए पैसे चाहिए? बीमार पड़े हैं तो इनका इलाज कराओ ना, मैंने रोका है क्या? पर मेरी पूरी क्लास मनाली जा रही है तो मुझे भी जाना है, मुझे पैसे दो। तूने तो हद ही कर दी दिनेश। दिनेश इस बार भी अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनता और उन्हें घर छोड़ जाने की धमकी देने लगता है। अंत में हार कर चमेली कहती है, ठीक है, अगर तेरा वहाँ जाना इतना ही जरूरी है तो मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी। वैसे भी इनके इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ही, वो मेरे कपड़े धोने मात्र से तो आएंगे नहीं। तुम पागल हो गई हो चमेली,
तुम्हें मेरे या किसी के लिए भी अपना मंगलसूत्र बेचने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र पति के लिए पहना जाता है, अगर वो उसी के काम ना आए तो क्या फायदा है। चमेली उसी समय घर से निकल जाती है और अपना मंगलसूत्र बेच देती है। प्रदीप को चमेली का गला सूना देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बिस्तर पर बीमार और लाचार पड़ा था। अगली सुबह, दिनेश, कहाँ है तू दिनेश? चमेली इधर उधर देखती है पर उसे दिनेश कहीं नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जाती है कि दिनेश का बैग भी गायब है। वो समझ जाती है कि वो मनाली चला गया है। तभी उसे पैसों का ध्यान आता है और वो चेक करती है तो पता चलता है कि दिनेश सारे पैसे लेकर चला गया है। हे भगवान, ये दिनेश तो सारे पैसे लेकर चला गया। अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी? मैंने तुम्हें मना किया था, अपना मंगलसूत्र मत बेचो। दिनेश तो बिल्कुल पागल हो चुका है। उसे अब हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस समाज में अपनी छवि बनानी है। उसके लिए वो हम लोगों को भी बेच देगा, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाय राम, मैं कहाँ जाकर अपना माथा फोड़ूं? इस लड़के ने तो हद कर दी आज। आप चिंता मत करिए, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है चमेली, मुझे दिनेश की चिंता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में वो बहुत पछताएगा। इसके बाद चमेली दिन रात मेहनत करती है और पैसे कमाकर प्रदीप का इलाज कराती है। कुछ दिन बाद दिनेश भी लौट आता है और बचे हुए पैसे वापस कर देता है। प्रदीप और चमेली का दिल टूट चुका था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहते। उनका रिश्ता अब मात्र औपचारिकता भर का हो गया था। समय गुजरता गया और दिनेश का स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज भी पूरा होने का समय आ गया। पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मुझे क्यों बता रहा है? जहाँ जाना है जा। दिनेश कॉलेज में एक रीना नाम की लड़की से प्यार करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, पर उसने उस लड़की को ये नहीं बताया था कि उसके पिता एक धोबी हैं, बल्कि उसने अपने पिता का परिचय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में दिया था। जब कॉलेज पूरा हुआ तो शादी की बात आई। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पर मैंने उससे कहा है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको मेरे साथ एक बड़े होटल में चलना पड़ेगा जहाँ हमारी शादी होगी। मैं तेरे इस झूठ में साथ नहीं दूंगा। तुझे हर जगह बस छवि की पड़ी रहती है। कम से कम एक रिश्ते की शुरुआत तो सच्चाई से कर। झूठ बोलकर कभी कोई सुखी नहीं रह पाता है। मैंने आप लोगों से ज्ञान नहीं मांगा, आप लोगों का आशीर्वाद मांगा है। पर अगर आप वो नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही शादी कर लूंगा। वैसे भी अब मेरी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब आपके टुकड़ों पे पलने की जरूरत भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दिनेश अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है और रीना से शादी कर लेता है। तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं आए? मेरे माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम अकेले ही ये शादी करेंगे। समय गुजरता है और दिनेश का एक बेटा होता है जिसका नाम वो मोंटू रखता है। मोंटू भी अपने पापा के नक्शे कदम पर चलता है और हर समय इमेज की परवाह में लगा रहता है। उसका बाप तो गरीब से अमीर बना था, पर वो पैदाइशी अमीर था, इसलिए उसके अंदर अपने बाप से भी ज्यादा दिखावा था। आपने इस मोंटू को बहुत बिगाड़ दिया है। उसे ये कैसी सीख देते रहते हैं आप कि किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए, कभी किसी के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हमें अपने बच्चे को सच्चा इंसान बनाना चाहिए, दयावान बनाना चाहिए। झूठे दिखावे में फंसकर क्या फायदा? झूठा दिखावा कहाँ है? उसके बाप के पास पैसा है तो वो उड़ाता है, और वैसे भी ये दुनिया बड़ी कमीनी है, तुम नहीं जानती। दिनेश अपने बेटे को पूरी तरह शय देता था, जिससे वो काफी बिगड़ चुका था। इसी दौरान दिनेश ने एक बार दिखावे के चलते ऑफिस में एक क्लाइंट से बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। वो झूठ पकड़ा गया और उस क्लाइंट ने कंपनी पर केस कर दिया। वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उसने न सिर्फ दिनेश को नौकरी से निकाला, साथ ही उसे बाकी कंपनियों से ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खत्म हो गया रीना, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और साथ ही बाकी कंपनियों ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। हम बर्बाद हो गए। रीना पूरी तरह बात को समझ भी नहीं पाई थी कि तभी वहां मोंटू आता है और पार्टी के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। दिनेश उसे अपनी हालत बताता है, पर मोंटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार डैडी, मुझे नहीं पता, मुझे अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे की पार्टी करनी है 5 स्टार होटल में। फटाफट पैसे निकालो। देखो कैसे बात कर रहा है अपने बाप से।
आपने ही बिगाड़ा है, अब भुगतो। दिनेश झुंझला जाता है और उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद स्ट्रेस के चलते दिनेश की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, जहाँ उसे एक हार्ट अटैक भी आ जाता है। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा रीना? मुझे अब अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा। अच्छा, आप इतना मत सोचो, अभी मैं घर जाकर आती हूँ, पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। रीना जब घर पे पहुँचती है तो देखती है कि उनकी पूरी जमा पूंजी गायब है। वहाँ उसको मोंटू का एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मोंटू अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर पेरिस चला गया है। रीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागी भागी अस्पताल जाकर दिनेश को पूरी बात बताती है। यही देखना बाकी था बस कि बेटा घर के पैसे अपने मजे के लिए चुरा के ले जाए। बस अब मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर आपका इलाज करवाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें अपना मंगलसूत्र बेचने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना। तो आपके माता पिता को बुला लेती हूँ, वो आज तक हमसे मिलने नहीं आए। अब उनका बेटा मुसीबत में है, तब तो आएंगे और वो हमारे पैसों से मदद भी करेंगे। दिनेश घबरा जाता है और रीना को मना करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके माँ बाप आएंगे तो उसका राज खुल जाएगा। पर रीना नहीं मानती और उसके माँ बाप को फोन करके बुला लेती है। जब उसके माँ बाप आते हैं तो वो उनकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। हाय मेरे बच्चे, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। आप लोग चिंता ना करें, ये ठीक हो जाएंगे। दरअसल बात ये है कि हमारा बेटा हमारे सारे पैसे लेकर घूमने पेरिस चला गया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है ताकि आप हमारी कुछ मदद कर सके। हम कहाँ से पैसे लाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं? तब चमेली रीना को सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो दिनेश से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। शादी के समय तो आपने कहा था कि आपके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। आपने मुझे क्या समझ रखा है? अगर आप मुझे सच्चाई बता देते तो क्या मैं आपसे शादी करने से मना कर देती? मैं आपसे प्यार करती थी और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे मेरी करनी का ही फल मिल रहा है। मैंने अपनी छवि के लिए अपने माता पिता को बहुत परेशान किया, इसलिए मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने झूठ बोला, पर अब ये तुम्हारा पति है और इसका साथ निभाना तुम्हारा धर्म है। पर माँ जी, मैं... रीना आगे कुछ नहीं बोल पाती और रोने लगती है। चमेली उसको बहुत समझाती है, तब आखिरकार वो समझ जाती है। इसके बाद प्रदीप अपनी जमा पूंजी लेकर आता है और रीना अपना मंगलसूत्र बेचती है। तब जाकर कहीं दिनेश का इलाज हो पाता है। दिनेश अपने किए पर बहुत पछताता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो बीमार और बेरोजगार था। उसका बेटा उसके हाथ से निकल चुका था और पत्नी अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करती थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए और मनुष्य को अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जैसा वो बोता है वैसा ही पाता है। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।